हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय इनकम टैक्स लेक्चर सीरीज। आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल गेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग्स ऑल द हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कैपिटल गेन हमारी एक ऐसी इनकम होती है जिसपे हमारा स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। ये भी कभी भी हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है विद सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपका रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है। ये कोई आपकी सैलरी, रेंटल इनकम या बिजनेस इनकम नहीं है जो आपका एक फ्लो के हिसाब से आपके पास आती हो। ये वंस इन अ वाइल है। जब भी आप अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो तभी आपको कैपिटल गेन होता है और तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और मैं ये भी चीज बता दूं, आज के टाइम में अगर आप जॉब कर रहे हो तो शायद आपके पास नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तभी आता है जब आपने कोई अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल करा होगा, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट इन ऐसी ट्रांजेक्शन पे वॉच रखती है। क्योंकि जब आप अपनी एसेट लाइक लैंड को या हाउस को सेल करते हो तो ये ट्रांजेक्शन काफी बड़े अमाउंट की होती है और लोग इसको छिपाना चाहते हैं और उसी चक्कर के अंदर अपना सही टैक्स डिक्लेयर नहीं कर पाते, जिससे कि उन्हें नोटिस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस पूरे टॉपिक में कैपिटल गेन इनकम के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले समझते हैं हम कैपिटल एसेट्स होती क्या है। क्योंकि जब आप नाम पढ़ते हो कैपिटल गेन हमारा तब होता है जब हम कैपिटल एसेट को सेल करते हैं। तो कैपिटल एसेट्स को ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिस चीज को सेल कर रहे हैं और अगर वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि इसमें सब कुछ कवर हो सकता है। डेफिनेशन का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अगर एक असेसी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को सेल करता है तो वो उसकी कैपिटल एसेट्स में कंसीडर हो जाता है। बट इतनी वाइडर डेफिनेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इस तरीके से आप कुछ भी अपने घर की एक बेसिक चीज भी सेल करते हो तो वो भी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शन रखी है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि जो आपकी कैपिटल एसेट्स कंसीडर नहीं होंगी। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन की पहली कैटेगरी में इन्होंने रखा है पर्सनल इफेक्ट की चीजें, यानी कि जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं लाइक योर मोटर कार, वियरिंग अपीयरेंस, फर्नीचर, जो कि आप पर्सनली यूज करते हैं उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन लिस्ट में डाला है। इसका मतलब इन चीजों पे आपको टैक्स नहीं देना क्योंकि आपकी कैपिटल एसेट्स है भी नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि पर्सनल यूज कर रहे हो या पर्सनल चीजें हैं तो हो सकता है कुछ लोग इस डेफिनेशन का मिसयूज कर सकते हैं और ज्वेलरी को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें और फिर ज्वेलरी को सेल कर दें। अब आपको पता है ज्वेलरी कितनी प्रेशियस स्टोन है और उसको जब आप सेल करते हो तो एक हैवी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको हो सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन चीजें जो कि है तो आपके पर्सनल यूज के लिए, आप अपने घर में यूज करते हो, लेकिन उनको कैपिटल एसेट्स माना गया है। यानी कि ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है जो मैं आगे लिस्ट दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गए, ये सारी जो लिस्ट है ये आपकी एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये हमारी कैपिटल एसेट्स है। अगर आप इनको सेल करते हो आपको प्रॉफिट होता है, दैट विल बी कंसीडर योर कैपिटल गेन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। देन हमारी जो सेकंड एक्सेप्शन की कैटेगरी है वो है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को भी अगर आप बेचते हो तो उसको कैपिटल गेन इनकम में कंसीडर नहीं होता। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। हो सकता है आप जॉब करते हो और आपके पास सिर्फ 2 हाउस हैं या कोई लैंड आपके पास है, आप उसको सेल करते हो, उस पर जो आपको गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना है, फाइन। लेकिन आप एक एग्जांपल सोचिए, अगर आपका काम ही यही है घर बेचना या खरीदना, आप रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी कंपनी को चलाते हो या आप उसमें काम करते हो, उस केस में अगर आप लैंड की डीलिंग करते हो विच इज डे इन डे आउट, आप वही चीज कर रहे हो, तो उस केस के अंदर लैंड अगर आप बेचते हो तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, रादर उस पर हमारा बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स लगता है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, एसेट को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन क्या वो स्टॉक इन ट्रेड है या नहीं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक थंब रूल नहीं है कि अगर लैंड है तो कैपिटल एसेट्स ही होगी। यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस अ पर्सन इज डूइंग एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंसीडर दैट कि वेदर इट इज अ कैपिटल एसेट्स फॉर द बिजनेस और नॉट। इस कैटेगरी में तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है, रूरल, स्पेशली रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एंड देयर आर सम अदर कैटेगरीज एज वेल
विच आर अंडर द एक्सेप्शन कैटेगरी। इसका मतलब इन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि कैपिटल एसेट्स हमारी है ही नहीं। तो अब तक आप ये तो समझ गए कि कैपिटल एसेट्स क्या है और कैपिटल एसेट्स नहीं है इन अ बेसिक टर्म, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे। लेकिन अब अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि जो चीज आपने बेची है वो कैपिटल एसेट्स है, तो फिर प्रोसीजर क्या होगा आगे कि कैसे उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाना है, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हमारा दो तरह का हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा विच इज STCG, या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है LTCG। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंशिएशन है वो सिंपली टाइम ड्यूरेशन का है। अगर कोई कम ड्यूरेशन के लिए आपके पास एसेट थी, आपने उसको बेच दी, दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई एसेट्स लंबे टाइम तक थी, आपने अगर वो बेची, तो उस पर जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे डिसाइड करें, तो इनकम टैक्स में हर एक एसेट के लिए डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से 3 लिस्ट की है, विच इज फर्स्ट कैपिटल एसेट्स अदर देन बिलो इन द सेंस लिस्टेड सिक्योरिटी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड विच इज बेसिकली योर म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट कैटेगरी में मान के चलता हूँ आपके पास लैंड है या हाउस है, तो उसको देखते हैं उसकी बाइफर्केशन कैसी है। जो मेन आपको टर्म याद रखनी वो है 24 मंथ वाली। अगर आपने कोई पर्टिकुलर हाउस जो कि आप बेचने जा रहे हो, अगर आपने 24 महीने से कम के लिए अपने पास रखा है तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और अगर आप उसको बेचते हो और आपको गेन होता है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपने वो हाउस 24 मंथ्स या 24 मंथ से ज्यादा रखा, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या फ्रॉम द डेट व्हेन यू एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी, उस केस में वो लॉन्ग टर्म कंसीडर होगा 24 मंथ या उससे ज्यादा, और अगर आप उसको बेचते हो तो उस पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ये जो टाइम पीरियड है 24 मंथ, ये चेंज हुआ था फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2018-19। इससे पहले ये 36 मंथ था। इसी अकॉर्डिंगली जब हम लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करते हैं, काफी सारे पर्सन आज की डेट में शेयर ट्रेडिंग जरूर करते होंगे मे बी, तो उनके शायद पता हो और वो पे भी करते होंगे हर साल इस पे लगने वाला टैक्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो इसकी थोड़ा जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है, वो 24 मंथ नहीं है, वो 12 मंथ्स है। यानी कि अगर आप कोई शेयर परचेज करते हो और उस डेट से लेके जब आप सेल कर रहे हो आपने 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए रखा है, तो उस पे जब आप बेचते हो और उस पर अगर गेन होता है तो दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 12 महीने से ऊपर रखते हो उस चीज को, शेयर्स को, और मैं सिक्योरिटीज में स्पेसिफाई कर दूं, यहाँ पे इक्विटी शेयर में बोलूंगा क्योंकि डिबेंचर्स और काफी अलग चीजों पे अलग अलग रूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी को बोलूंगा, आप इसको रीड करें एज ए इक्विटी शेयर। तो काफी सारे लोग ट्रेडिंग तो करते ही होंगे और आई गेस पे भी करते होंगे, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस ब्रोकर के पास आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा होगा तो उनके पास से आपको स्टेटमेंट आती रहती है कि पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको कितना गेन हुआ है और उस पर कितना टैक्स बना है। बट मेरा पर्पज इसमें ये था कि कैसे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करोगे, ये मैंने आपको बता दिया कुछ बेसिक एसेट्स को लेके। डिटेल के लिए आप अपने आप खुद इनकम टैक्स सेक्शन को या इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजन को रेफर कर सकते हो, अगर कोई डिफरेंट एसेट्स आती है इनके अलावा तो। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब निकाले कैसे। मुझे पता तो लग गया कि मेरे पास जो एसेट थी जो मैंने सेल करी है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखी गई थी, लेकिन अब उस पर टैक्स तो कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको प्लस माइनस करने हैं, दैट्स इट। सबसे पहले आपको लिखना है सेल कंसिडरेशन। इसका सिंपल मतलब है भाई बेचने पर आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, आप उसको लिख दो। माइनस होने का सिंपल मेथड ये, माइनस वो चीजें होंगी जो भी आपकी कॉस्ट थी या जो आपका खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट विच इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपने किस प्राइस पे उसको परचेज किया था। देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हो सकता है आपके पास हाउस हो और आपने कुछ उसकी रिपेयरमेंट में या उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा किया हो, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपकी उसमें कंसीडर होती है और अब वो डिडक्ट भी होगी। और थर्ड कैटेगरी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो उस पर कुछ खर्चा हो सकता है, मे बी आप ब्रोकर को पैसे दे रहे हो या कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, तो वो भी हमारे डिडक्ट होंगे। और इसको डिडक्ट करने के बाद सेल में से मतलब माइनस करने के बाद जो भी फिगर आती है, अगर पॉजिटिव फिगर है तो दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर वो नेगेटिव टर्म है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको लॉस हुआ है उस केस में।
तो शॉर्ट टर्म का तो फंडा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म की आपको पीरियड पता लग गया था। अगर वो उस पीरियड के बियॉन्ड चली जाती है, आप सेल करते हो एसेट्स को, तो दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स्ड, यहाँ पे जब हम कॉस्ट को लेते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसका मतलब है, अगर आपने कभी ये कंसेप्ट पढ़ा हो, इंडेक्सेशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज के प्राइस को इन्फ्लेट करना। और क्वाइट लॉजिकल, अगर आपने कोई चीज मान लो पिछले 15 साल पहले 1 लाख रुपए खरीदी है, तो डेफिनेटली आज की डेट पे उसका जो दाम है वो काफी ज्यादा होगा। मान लो 1 लाख की चीज आज के डेट में 15-20 लाख की हो चुकी है, तो अगर आप 20 लाख में से सिर्फ 1 लाख ही माइनस करोगे तो 19 लाख पे टैक्स लग जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट आपको आपके टैक्स बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए इंडेक्सेशन का प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस करके जो भी होता है गेन, उसके अकॉर्डिंगली आप जो टैक्स रेट लगती है उस पर टैक्स पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इसे इंडेक्सेशन होगी कैसे। तो नेक्स्ट इस स्लाइड में हमारी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है जनरली कि कैसे हम इंडेक्सेशन करते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, CII यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर, यानी कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप 2021 में करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एसेट को बेचते हो तो आपको 2021 का CII न्यूमरेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में क्या रखना है कि CII फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी, यानी कि आपने उसको कब परचेज किया था या आपके पास वो कब आई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। ये तो था सिंपल तरीका जब आपने खुद एसेट्स को बाय किया हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता है, लैंड हो गई, हमारी हाउस प्रॉपर्टीज हो गई, हमें अपने फादर से या आपके जो एंसेस्टर है, प्रॉपर्टी भी आपको काफी मिलती है, तो ट्रांसफर भी होती है। तो उस केस के अंदर थोड़ा सा ट्विक है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कर दी और जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉइंट आता है हमारा CII, हमें कब से लेना है, CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। ऊपर हमने क्या लिखा था, हेल्ड बाय द असेसी, यहाँ है हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है जब आपको प्रॉपर्टी अपने प्रीवियस ओनर यानी कि किसी और से मिल रही हो। और पहले इसमें कुछ चेंजेस थे, लेकिन बाद में हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें क्लियर कर दिया गया था कि जब वो प्रीवियस ओनर ने हेल्ड की है वहां से काउंट होगा हमारा CII, ना कि जब असेसी के पास गई है। तो ये पोजीशन काफी क्लियर हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CII का क्या नाम है और इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो काफी आराम से आपको इनकम टैक्स की साइट में मिल सकती है। मैंने भी आपके रेफरेंस के लिए कुछ पुराने सालों की CII इसमें लिखी हुई है। आपको करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है, मल्टीप्लाई करना उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और आपका CII के थ्रू आप अपनी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल सकते हो। तो फिलहाल तो आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया। इसमें काफी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी हो या कोई स्पेसिफिक टू योर केस अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।